घर बहुत बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन कविराज दीक्षित का था, जिनका रुतबा न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी फैला था। लेकिन कहते हैं न, इंसान कहीं झुके न झुके, संतान के सामने झुकना ही पड़ता है। उन्होंने अपने बेटे के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन झूठी शान के कारण सब कुछ होते हुए भी आज उनका बेटा उनका नहीं था। कार का हॉर्न सुनते ही हेमा जी अधीर होते हुए बाहर आई। कार्तिक को अपने सामने देखते ही वो आगे बढ़कर उसका चेहरा अपने हाथ भरते हुए उसे अपने गले से लगा ली। उनके आंखों से आंसू छलक आया। कार्तिक भी हेमा जी को देखकर भावुक हो गया। हेमा जी करीब महीने भर बाद कार्तिक को देख रही थी। वो कार्तिक के माथे को चूमते हुए बड़े प्यार से बोली, अब इतने बड़े हो गए हो कि माँ की जरूरत नहीं रही, लेकिन क्या ये भूल गए कि माँ अब बूढ़ी हो गई है? उन्हें तुम्हारी जरूरत है। कार्तिक हेमा जी के कंधे पर अपने हाथ को रखते हुए बोला, माँ की जरूरत हमेशा बच्चों को होती है, और आप तो मुझे और भी यंग लग रही है। वैसे आपकी खूबसूरती का राज क्या है? हेमा जी झूठी नाराजगी से बोली, बातें बनाना आ गया है, लेकिन इतने दिनों में माँ को याद नहीं आई। मैं जिंदा भी हूं कि नहीं? कार्तिक तुरंत हेमा जी के मुंह पर हाथ रखते हुए बोला, कैसी बातें कर रही है आप? लगता है दीक्षित जी के साथ रहते रहते आपको भी ब्लैकमेल करना आ गया है। हेमा जी विचलित हो उठी। कार्तिक वो पापा है तुम्हारे। कार्तिक व्यंग से बोला, अरे हम उनको कैसे भूल सकते हैं? अच्छा छोड़िए, क्या आप उनके बारे में बताने के लिए मुझे बुलाई है तो फिर यहाँ से मेरा चले जाना जी सही होगा। वो तुरंत कार्तिक का हाथ पकड़ते हुए बोली, तुम दोनों के बीच आखिर कब तक मैं पीसती रहूंगी? वो अपने आंसू पोंछते हुए बोली, वैसे छोड़ो ये सब, अंदर चलो, मैंने तुम्हारे पसंद का खाना बनवाया है। केशव और कार्तिक हेमा जी के साथ अंदर डाइनिंग रूम में आया, जहां टेबल पर कार्तिक के पसंद का खाना लगा हुआ था। खाना सजा देखकर कार्तिक खुश होते हुए हेमा जी के गले से लग गया। लव यू माँ। और फिर जल्दी से बैठकर खाने लगा। हेमा जी और केशव कार्तिक के चेहरे पर आए खुशी को देख मुस्कुरा रहे थे। आज बहुत दिनों के बाद उन दोनों ने उसे इस तरह से मुस्कुराते हुए देखा था। चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं फैला हुआ था। ट्रेन धू धू कर जल रही थी। बोगी के लोग चीख चिल्ला रहे थे। सब भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेट ब्लॉक हो चुका था। आग की लपटों में घिरी लड़की खुद को बचाने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन आग बढ़ती ही जा रही थी। आग की गर्मी और धुआं से उसका दम धीरे धीरे घुटने लगा था। वो जोर से चीख पड़ी, बचाओ! सोना सोना, क्या हुआ, उठो ना। विधि सोनाली को झंझोड़ते हुए उठाते हुए बोली। सोनाली घबरा कर चिल्लाते हुए उठ बैठी, बचाओ मुझे। विधि उसे गले से लगाकर शांत करते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ सोना। बुरा सपना था। देखो हम हॉस्टल में हैं। सोना का पूरा शरीर पसीने से तरबतर था। ऐसा लग रहा था जैसे सच में वो किसी आग में तप रही थी। विधि उसे पानी पिलाते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आता, लड़कियां जहां इस उम्र में लड़कों के सपने देखती है, वहां एक तू है जो इस तरह के सपने देखकर खुद भी डरती है और मुझे भी डराती है। सोनाली विधि की बात सुनकर बस चुप रह गई। तभी विधि सोनाली के हाथ को अपने हाथ में थामते हुए बोली, मुझे समझ में नहीं आता, जब तुम कभी ट्रेन में चढ़ी ही नहीं हो, तो फिर ये ट्रेन के सपने तुम क्यों देखती रहती हो? और ये कोई पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। अक्सर तुम इस तरह चिल्लाते हुए सोते में उठकर बैठ जाती हो। शुरू में मुझे लगा था कि कोई डरावनी मूवी देख ली होगी, लेकिन बाद में महसूस हुए ये महज एक ख्वाब है। लेकिन ये ख्वाब तो तुम्हें अब हद से ज्यादा परेशान करने लगा है। सोनाली खुद भी इस सपने से परेशान रहती थी। उसे समझ में नहीं रहा था कि वो इस बात पर क्या जवाब दे। ये उसके लिए भी उतना ही अजीब था जितना विधि के लिए।
कि क्यों अक्सर एक ही तरह का सपना वो देखती है। सोनाली अपने सपने में ही खोई थी कि तभी उसे गाने के कुछ धुन सुनाई पड़ा, जो विधि अपने मोबाइल पर लगाए सुन रही थी। सोनाली विधि की तरफ देखते हुए बोली, ये किसकी आवाज है? कितनी खूबसूरत और मीठी है। ऐसा लग रहा है बस सुनते ही जाऊं। बहुत कशिश है इसके आवाज में। विधि गाने का साउंड बढ़ाते हुए बोली, ये इंडिया का राइजिंग स्टार कार्तिक दीक्षित है। लोग पागल है इसके गाने के लिए और खुद इस सिंगर के लिए भी। कार्तिक? सोनाली धीरे से बड़बड़ाई। तभी विधि बोली, वैसे पता है सोना, काफी हैंडसम है वो, जो भी देख ले एक बार उसे दीवाना हुए बिना नहीं रह सकता, और गाता भी है उतना ही कमाल का। भगवान ने कूट कूट कर गुण देख रखा है उसे। विधि सोनाली से कार्तिक की बात कर रही थी, लेकिन सोनाली तो कहीं और ही खोई हुई थी। कोई जवाब ना सुनकर विधि सोनाली की तरफ देखी। सोना सोना। हाँ हाँ विधि, सोनाली हड़बड़ाते हुए बोली। विधि मुंह बनाते हुए बोली, क्या सोना फिर से कहीं खो गई? पता नहीं कहाँ हर वक्त खोई रहती हो। वैसे मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें इंडिया वापस जाना है। वैसे दादी जी का कॉल आया था। ये सुनते ही सोनाली उछल गई। क्या दादाजी? फिर मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं तो उठाना चाहती थी, लेकिन दादाजी ने मना कर दिया। अब जल्दी बिस्तर से उतारो और पैकिंग करो, क्योंकि निकलने से पहले हमें कुछ शॉपिंग भी तो करनी है। अच्छा बाबा, अभी तैयार हो जाती हूँ। कहते हुए सोनाली अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाते हुए जल्दी से बिस्तर से उतरकर वॉशरूम चली गई। दिन भर दोनों ने खूब सारी शॉपिंग की। आज का दिन इन दोनों के लिए हॉस्टल का आखिरी दिन था। दोनों 4 साल पहले यहाँ आर्किटेक्ट करने आई थी। डिग्री मिलने के बाद आज दोनों मुंबई जा रही थी। रात के 7 बजे पेरिस के एयरपोर्ट पर सोनाली और विधि अपना सिक्योरिटी चेक करवाकर बोर्डिंग के लिए वेट कर रही थी। दिन भर घूमने के कारण विधि काफी थक चुकी थी। वो अपना बैग सोनाली को थमाते हुए बोली, तू बैठ, मैं काफी लेकर आती हूँ। सोनाली अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, ठीक है लेकिन जल्दी आना। हाँ बस अभी गई और अभी आई, तब तक तुम गाना सुन लो। ये कहकर विधि कॉफी लेने चली गई। सोनाली कुर्सी पर बैठी अपनी नजर इधर उधर घुमाते हुए वहां बैठे लोगों को देख रही थी। आज की रात आखिरी रात थी सोनाली के लिए वहां पर। इस जगह से न जाने कितनी यादें जुड़ी थी उसकी। वो वही सब सोचते हुए वहां आते जाते लोगों को देखने लगी। तभी उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर गई, जो बार बार अपनी माँ के गोद से उतरकर इधर उधर भाग रही थी, और उसकी माँ उससे परेशान होकर उसे बार बार पकड़ कर ले आती। वो बहुत ही क्यूट और शैतान बच्ची थी। उसकी शैतानियां देखकर सोनाली के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। वो बड़े प्यार से उस बच्ची को देखे जा रही थी। तभी वो बच्ची एक बार फिर से माँ की गोद से उतरकर भागते हुए सोनाली की तरफ आ गई। जैसे ही उसने देखा उसकी माँ उसे लेने के लिए आ रही है, उसने सोनाली के पैर को अपनी छोटी सी बाह में जकड़ लिया। सोनाली मुस्कुराते हुए उसे अपनी गोद में उठा लिया। उसकी माँ उसके पास आते हुए बोली, सॉरी, बहुत शैतान है, तब से परेशान करके रखा है। सोनाली प्यार से उसके गाल को छूते हुए बोली, बहुत क्यूट है ये तो, क्या नाम है आपका बेबी? वो अपनी टिमटिमाती आंखों से सोनाली तो देखते हुए अपनी तोतली बोली में बोली, पीहू। ओह सो स्वीट, आपकी तरह आपका नाम भी बहुत प्यारा है। सोनाली प्यार से उसका हाथ चूमते हुए बोली। उसकी माँ जैसे ही उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाई, वो सोनाली के गले में अपनी छोटी छोटी बाहें डालकर उसे कसकर पकड़कर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा ली, जिसे देखकर सोनाली मुस्कुराते हुए बोली, क्या मैं थोड़ी देर पीहू के साथ खेल सकती हूँ? उसकी माँ सोनाली को देखते हुए बोली।
आपको तंग करेगी, बहुत शैतान है ये। नहीं करेगी, मैं संभाल लूंगी। उसकी मां मुस्कुराते हुए बोली, ठीक है, मैं यहीं बैठी हूं, यदि आपको परेशान करे तो मुझे दे दीजिएगा। ओके, वो सहमति से अपना सिर हिलाई और फिर अपना हाथ आगे करते हुए बोली, ओह मैं तो भूल गई, मैं सोनाली। वो भी सोनाली से हाथ मिलाते हुए बोली, मैं आयशा ठाकुर। क्या आप भी इंडिया जा रही है? सोनाली उत्सुकता से पूछा। मम पीहू पहली बार अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जा रही है। ओह सो नाइस। अच्छा सोनाली, ये तुम्हें परेशान करे तो मुझे दे देना, मैं उसके पापा के साथ बैठी हूं। ठीक है, कहते हुए सोनाली पीहू के साथ खेलने लगी। पीहू सोनाली के साथ तुरंत ही घुल मिल गई, दोनों खेलते हुए हंस रही थी। लग ही नहीं रहा था कि दोनों को मिले बस अभी कुछ ही वक्त हुआ है। ये कौन है? कितनी प्यारी है। सोनाली को कॉफी पकड़ाकर विधि उसके बगल के कुर्सी पर बैठते हुए बोली। सोनाली आयशा की तरफ इशारा करते हुए बोली, पीहू उनकी बेटी है। ओह, लगता है वो भी इंडिया जा रही है। वैसे सोना, तू शुरू से ज्यादातर विदेश में ही रही है, फिर भी तुझे देखकर लगता नहीं है। लगना भी नहीं चाहिए विधि, आखिर हूं तो हिंदुस्तानी ही ना। विधि अपनी आंखें घुमाते हुए बोली। लो, शुरू हो गया इनका देश प्रेम। तभी विधि की नजर टीवी स्क्रीन पर पड़ी। वो खुशी से उछलते हुए बोली, सोना देखो मेरे कार्तिक को, कितना हैंडसम लग रहा है। कंसेंट का फुटेज स्क्रीन पर प्ले हो रहा था। सोनाली कॉफी पीते हुए टीवी स्क्रीन की तरफ देखी और उसकी नजर कार्तिक पर ठहर गई। सोनाली को एकटक स्क्रीन की तरफ देखते हुए देखकर विधि उसकी तरफ अपना सिर घुमाते हुए बोली, देखी न, तुम भी भूल गई ना कर सब कुछ। वो है ही इतना हैंडसम कि कोई अपनी नजर उससे हटा ही नहीं पाता। सोनाली कार्तिक को गौर से देखते हुए बोली, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे मैं जानती हूं। विधि चौंकते हुए बोली, क्या तुम मिली हो कार्तिक से? लेकिन कब और कहाँ? वो याद करते हुए बोली, सीधा तक मुझे याद है 4 साल से तुम तो इंडिया गई भी नहीं हो, और नहीं कभी मैं तुम्हें कार्तिक के गाने सुनते हुए देखी हूं। फिर सोनाली भी सोचने लगी, विधि तो सच कह रही थी। 4 साल से वो पेरिस में ही है। उसके दादाजी और दादी माँ बीच बीच में खुद ही आते रहते हैं उससे मिलने। वैसे भी उसे इंडिया जाने की क्या जरूरत थी? पेरिस में ही उसका अपना इतना बड़ा घर था। उसके मोम डैड के जाने के बाद वो उस घर में सिर्फ दादाजी और दादी माँ के आने के बाद ही जाती थी। हो सकता है मुझे गलतफहमी हुआ हो, सोनाली खोई हुई बोली। तभी पीछे से आवाज आई, तुम्हें क्या लगता है मुझे बिना बताए जाओगी और मुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा? सोनाली और विधि का सिर पीछे की तरफ घूम गया। आदित्य गुस्से से सोनाली को देख रहा था। आदित्य को अपने सामने देखते ही सोनाली का मूड ऑफ हो गया। वो आदित्य को गुस्से से घूरते हुए बोली, सी मैं जरूरी नहीं समझती तुम्हें बताना। वो उसे वार्न करते हुए बोली, पहले भी बोल चुकी हूं, अभी भी कह रही हूं, मेरे पीछे आने से कुछ हासिल नहीं होगा, सिर्फ अपना और मेरा वक्त बर्बाद करोगे। आदित्य तीखी मुस्कान के साथ बोला, सी तो तुम सोचती हो कि तुम इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा लोगी। यदि ऐसा कुछ सोचती हो तो गलत सोचती हो, क्योंकि आदि को ना सुनने की आदत नहीं है। आदित्य को देखकर विधि का मूड ऑलरेडी खराब हो चुका था, उस पर से उसकी ये सारी बकवास की बातें। वो चिढ़ते हुए बोली, जब सोना ने एक बार कह दिया कि उसे तुम पसंद नहीं, तो क्यों उसके पीछे पड़े हो? मैंने तुमसे तुम्हारी राय मांगी है। आदित्य विधि को गुस्से से घूरा। जो चाहे कर लो, मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूं आदित्य। सोनाली गुस्से से बोली। आदित्य मुस्कुराते हुए बोला,
चलो देखते हैं फिर किसकी जीत होती है, तुम्हारे जिद की या मेरे जिद की। एनीवे मेरा दिमाग खराब हो गया है तुम दोनों के चक्कर में। मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेने जा रहा हूं, तुम दोनों को चाहिए? ये कहते हुए आदित्य कुर्सी से उठ गया। विधि अकड़ते हुए बोली, हम ऑलरेडी काफी पी चुके हैं, तुम्हें तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक्स मुबारक। आदित्य विधि को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही विधि की नजर फर्श पर गिरे पासपोर्ट पर गई। वो जल्दी से उसे उठाकर देखने लगी। पासपोर्ट को खोलते ही उसका चेहरा चमक उठा। वो मुस्कुरा कर सोनाली की तरफ देखते हुए बोली, अब आएगा ना मजा। सोनाली कुछ समझ पाती उससे पहले ही विधि उठकर डस्टबिन के पास चली गई और अपनी नजर इधर उधर घुमाते हुए चुपके से इस पासपोर्ट को डस्टबिन में गिराकर चुपचाप वापस आकर सोनाली के बगल में बैठ गई। सोनाली हैरानी से विधि को देखते हुए बोली, ये तुमने क्या किया सी? विधि अपना हाथ साफ करते हुए बोली, ये उसकी बदतमीजी का जवाब है और उससे तुम्हारी रिहाई भी। जब तक वो दूसरा पासपोर्ट बनाएगा तब तक तो कम से कम तुम चैन से रह पाओगी। लेकिन विधि तुम तो जानती हो ना वो कितना पावरफुल इंसान का बेटा है, उसे बिल्कुल भी वक्त नहीं लगेगा दूसरा पासपोर्ट बनाने में। विधि लापरवाही से अपने कंधे उठाते हुए बोली, ठीक है ना, तब का तब देखेंगे, अभी तुम आराम से अपनी जिंदगी एंजॉय करो। क्या पता इस बार तुम्हारे सपने में जलती ट्रेन के बदले कोई हैंडसम सा बंदा आ जाए। कम से कम अगली बार जब हम साथ रहे तो तुम मुझे उसके प्यार के किस्से सुनाना, ना कि आग की कहानी। बोर हो गई हूं मैं तेरे उस मनहूस सपने से, विधि मुंह बनाते हुए बोली। विधि की बात सुनकर सोनाली मुस्कुरा पड़ी। तभी फ्लाइट में बोर्डिंग की अनाउंसमेंट हुआ। सोनाली और विधि अपना बैग उठाकर फ्लाइट की ओर चल पड़ी। आदित्य भी भागते हुए आया और अपना बैग उठाकर बोर्डिंग के लिए चल पड़ा। सोनाली और विधि अपना टिकट और पासपोर्ट दिखाकर फ्लाइट के अंदर चली गई। आदित्य ने जैसे ही अपना पासपोर्ट निकालने के लिए पॉकेट में हाथ डाला वो परेशान हो गया। वो हैरानी से अपने पॉकेट और बैग में पासपोर्ट ढूंढने लगा, लेकिन उसे अपना पासपोर्ट कहीं नहीं मिला। वो भागकर वापस कुर्सी के पास आया जहां वो बैठा था, लेकिन पासपोर्ट उसे वहां भी नहीं मिला। वो फिर उस शॉप पर गया जहां वो पहले गया था, लेकिन वहां भी नहीं मिला। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसका पासपोर्ट गया कहाँ। उसे अच्छे से याद था कि सिक्योरिटी चेकिंग के बाद उसने अपना पासपोर्ट अपने पॉकेट में रखा था, तो फिर कैसे गुम हो गया। फ्लाइट वाले बार बार उसके नाम का अनाउंसमेंट कर रहे थे, लेकिन आदित्य थक हार कर अपना सिर पकड़कर वही कुर्सी पर बैठ गया। तभी उसकी नज़र सामने लगे कैमरे पर गया। वो जल्दी से भागते हुए सिक्योरिटी रूम में आया, लेकिन उसे अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली। आदित्य गुस्से से अपने बालों के ऊपर हाथ फेरते हुए किसी को कॉल किया। दूसरी तरफ से कॉल उठते ही आदित्य गुस्से से कांपते हुए बोला, डैड मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है और ये सिक्योरिटी वाले मुझे फुटेज नहीं देखने दे रहे हैं। इतना सुनते ही उस आदमी ने कॉल काटकर अपने असिस्टेंट की तरफ देखते हुए बोला, तुरंत वो करो तो मेरा बेटा चाहता है। वो आदमी डरते हुए अपनी गर्दन हिलाते हुए वहां से दूर जाकर किसी को कॉल करने लगा। दूसरी तरफ आदित्य को अपनी लास्ट कॉल सुनाई दी। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी बांधे अपनी आंखें कसकर बंद करते हुए बोला, कब तक, आखिर कब तक किस्मत तुम्हारा साथ देगी। तभी एक आदमी रूम से बाहर आते हुए बोला, आप देख सकते हैं फुटेज, अंदर आइए। आदित्य अंदर आ गया और गौर से स्क्रीन पर देखने लगा। तभी उसकी नज़र विधि पर पड़ी जो पासपोर्ट उठाकर देख रही थी। आदित्य की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो मन ही मन बोला, जितना तुम मुझसे भागोगी तुम्हें पाने में उतना ही मजा आएगा सोनाली, और तुम्हें तो विधि छोड़ूंगा नहीं। बस इंतजार करो मेरे आने का। आगे की कहानी सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।